दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, एक तरफ रेशम से ओढ़ी, एक तरफ से नंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती है। एक तरफ है सोना गाची, एक तरफ चौरंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। इस दो रंगी दुनिया का कारण यही है हमारे समाज में असमानता। एक तरफ इतनी गरीबी है कि रोटी भी नहीं मिल पा रही, और दूसरी तरफ इतनी दौलत है कि लोग इल्लीगल काम कर रहे हैं। इसलिए इस असमानता को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि अंधविश्वास और असमानता ही ब्राह्मणवाद का आधार है, और ज्ञान ही व्यक्ति के जीवन का आधार है। ज्ञानी व्यक्ति कभी दूसरा अपना भला, वह अपना भी भला करता है और दूसरे का भी भला करता है। जब तक हमारे समाज में शिक्षा नहीं होगी तब तक देश के लोगों का उत्थान नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा से ही पता चलता है कि क्या सही है और गलत। ज्योतिबा फुले जी कहते हैं कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन वित्त गया, वित्त बिन शूद्र पतित हुए। इतना घोर अनर्थ मार्ग अविद्या के कारण हुआ। इसलिए अविद्या ही हमारे सारे दुखों का कारण है। यही भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण कुछ ना कुछ है, और हमारे पिछड़े होने का कारण हमारे ऊपर जो अत्याचार है, गरीबी है, पिछड़ापन है, बलात्कार है, उस सब का कारण हमारी अशिक्षा और पिछड़ापन है। आज हम देखते हैं कि महिलाओं की हालत बहुत बुरी है। देश में 6 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल तक की कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। कठवा के मंदिर में आरिफा का बलात्कार हुआ, और अभी कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ है। रोज़ हम देखते हैं पूरा पेपर बलात्कार, रेप, गैंगरेप से भरा होता है। इसके लिए हमारी अशिक्षा, धार्मिक नशा, यही सब जिम्मेदार है। आज भी मैं पेपर में पढ़ा था कि एक 2 साल की बच्ची का घर से उठाकर बलात्कार हो गया। इस सब की परेशानियों के लिए हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा से ही समानता आ सकती है, शिक्षा से ही गरीबी व दरिद्रता दूर हो सकती है, शिक्षा से ही गुलामी व दरिद्रता दूर हो सकती है। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए आवश्यक है। शिक्षित विनयहीन और चरित्रहीन मनुष्य दुश्मन से भी भयंकर है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन वही है जो हमें शिक्षा से वंचित करता है। इसलिए हमें सबसे पहले शिक्षित होना होगा। जो बाबा साहब का सबसे पहले मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और दूसरी बात, हमें भगवान बुद्ध के पंचशील के मार्ग को पालन करना होगा। उन्होंने कहा था हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो, क्योंकि हमारे सारे अपराधों का कारण यही है। जहाँ हिंसा होती है वहीं पर वैर होता है, और वैर का अंजाम बुरा होता है। जितने भी इलीगल केसेस होते हैं उन सब का कारण नशा होता है। यह नशा ही बलात्कार का कारण होता है। इसलिए हमें इंसान बनना है तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों पर चलना होगा। हमारे लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में प्रेम होना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ना छल कर, ना तिरस्कार कहीं भी किसी का, ना क्रोध कर, ना वरण कर, गुपचुप विद्वेष का, लगा अपना जीवन दाव पर, माँ करती जो संतान रक्षा, ऐसा ही प्रेम दे सभी को। मृदु प्रिय, सौम्य अपार, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, देर सवेर, कर सद्भाव का तू व्यवहार। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त यह रखना याद, घृणा द्वेष से होकर हो, बाधा रहित, सीमा रहित जीवन का है नियम श्रेष्ठ। बन प्रेम का पारावार, बन प्रेम का पारावार। जहाँ प्रेम है वहीं जीवन है, वहीं स्वर्ग है। इसलिए प्रेम नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं यही कहूँगी कि हमें बाबा साहब
और अपने जितने भी महापुरुष हैं, और आज वामन मेश्राम जी हमारे बीच में हैं, उनके अंदर हमें बुद्ध को देखते हैं, बाबा साहब को देखते हैं, ज्योतिबा फुले जी को देखते हैं। हमारे सारे महापुरुषों का निचोड़ वामन मेश्राम जी हैं। हम उनके साथ चलेंगे तभी अपने देश को बाबा साहब के सपनों का और बुद्ध के सपनों का देश बना पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीता सिंह जी, आप मेरठ से हैं। साथियों, हेलो 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 साथियों, जो वक्ता है आपसे अनुरोध है कि विषय में अपनी बात रखें, संक्षिप्त बात रखें। वक्ताओं की काफ़ी लंबी कड़ी है और समय का अभाव है। दूसरे सत्र के जो हमारे विषय है, चलो गांव की ओर के अभियान का 100% अमल करना, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को निर्माण करने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त एक विचार मंथन, निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा न कराना, मूल निवासी बहुजन समाज के साथ भयंकर षड्यंत्र, एक विश्लेषण, आउटपुट संगठनों का निर्माण एवं विस्तार, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑपरेशन, सहकार से ही संभव, एक विचार मंथन, संगठन के उद्देश्य को पूरा करने हेतु कार्यकर्ताओं को अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर होना, एक आवश्यक चर्चा। वक्ताओं की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं भंते थेरोपानंद जी, जो राष्ट्रीय धर्म प्रचारक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नई दिल्ली है। आप आए और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। भंते थेरोपानंद जी, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नई दिल्ली। सर्वप्रथम ये चालू नहीं भैया। हेलो 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 सबसे पहले विश्वगीत पूरे संसार के ज्ञान विज्ञान के अथाह महासागर तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करते हुए तृतीयंक पर भारतीय संविधान के निर्माता 64,000 ग्रंथों का अध्ययन करने वाले नारी के मुक्तिदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करते हुए
तमाम बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के लिए कोटि कोटि बार वंदन करते हुए, साथियों, आज हम मुरादाबाद की धरती पर हम सब आप इकट्ठे हुए हैं ये बामसेब के कार्यक्रम को लेकर के। और आज बहुजन में जन जागृति लाने का अभियान को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुजन सेव बामन मेश्राम जी के जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरा एक आप लोगों को सुझाव है। मैं भी अपने डिस्ट्रिक्ट बरेली से आया हूं और बरेली में गांव-गांव सप्ताह में एक दिन हमने चुन लिया है, वो संडे का दिन है, और गांव-गांव जा कर के हम नुक्कड़ सभाएं करके धम्म देशना का काम कर रहे हैं, जिसका प्रमाण हमारे साथ में है। आप जो हैं इमरत सिंह जी डिस्ट्रिक्ट रामपुर तहसील शाहबाद से हैं। साथियों, जब तक समाज के अंदर, जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी, सोच के अंदर भाईचारा पैदा नहीं होगा, तब तक संगठन नहीं बनेगा और संगठन में अनुशासन नहीं होगा। जब तक संघ में अनुशासन नहीं होगा तब तक हम अपने अधिकारों की क्रांति नहीं कर सकते। वो है हम मनुवाद सीखते हैं, ब्राह्मण को भी कोसते हैं, लेकिन जितना समय ब्राह्मण को कोसने में लगाते हैं उतना समय ब्राह्मणों के संस्कार को त्यागने में लगाएं तो शायद है एक लहर जग जाएगी। जब तक हम जिस ब्राह्मण को कोसते हैं, उसकी कमी बताते हैं, हम अपनी कमी को झांक कर देखें और हम संस्कारवान बने, बच्चों को संस्कारवान बनाएं, संस्कार बदलें। हमारे पुरुष भाई आते हैं कार्यक्रम में, लेकिन महिला शक्ति नहीं आती है। जब महिला शक्ति नहीं आती है तो महिलाओं के अंदर तो ब्राह्मणों के संस्कार भरे हुए हैं। मैं उन संस्कारों को कैसे निकाला जाएगा? जो महिलाएं आती हैं उनके अंदर बदलाव होता है, देखती हैं, सुनती हैं। मैं पहली बार जब यहाँ आया, पहली बार बामसेब का कार्यक्रम देखा, पहली बार में मेरे अंदर अंकुर पैदा होने लगा। तो जब आप लोगों की जो महिलाएं हैं, आपके जीवन साथी हैं, उनको लेकर के आना चाहिए था। और शायद आप लोग इतने लोग आए हैं, अपनी जीवन साथी को लेकर के आते तो शायद है यहाँ पर वक्ताओं को सुनते उनके अंदर जागृति बनती। शायद है कि मुझे समय का ध्यान देने के लिए पर्चा पहले बढ़ गया, अभी खड़ा होने का समय नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है, मेरा एक ही सुझाव है कि आप लोग खुद विचारवान तो बन गए, लेकिन महिलाओं को विचारवान बनाने का काम करेंगे और तभी हम लोग जो हैं, हमारा संघ मजबूत होगा और हम एक दिमाग से जातिवाद को अगर मिटाना है तो हमें जातिवाद का नाम ही लेना बंद कर दे। अगर किसी रेखा को मिटाने से उसकी गति समाप्त नहीं होती, उसके बराबर में लंबी रेखा खींचे। तो हमें इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूँ कि हमें अपना मतलब जो है संस्कारवान बनना है। तो महिलाओं को जोड़ें और महिला होगी आपके साथ में जागृत, तो वो एक महिला कम से कम 10 महिलाओं को गांव में जाकर के जागृत करेंगे, उनके अंदर जागृति होगी।
तब ये हमारा संघ मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद भंते थेरोपानंद जी, राष्ट्रीय धम्म प्रचारक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नई दिल्ली। वक्ताओं की अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं आयुष्मती संतोष वाल्मीकि जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हाथरस। आप आएँ और विषय का और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। आयुष्मती संतोष वाल्मीकि जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हाथरस। हेलो, मंच पर आसीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वामसेफ एवं अन्य मातृशक्ति जो सामने हैं, और माननीय भंते जी, अन्य अतिथिगण एवं सम्मानीय मेरे सामने विराजमान बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आप सभी को सादर जय मूल निवासी और सादर प्रणाम। मैं आभारी हूँ कि मुझे कुछ शब्द रखने का मौका मिला। तो जैसा कि मेरा परिचय दिया जा चुका है कि मेरा नाम संतोष कुमारी वाल्मीकि है। वैसे मूल अर्थों में मैं आपकी ही बहन, भारत की मूल निवासी हूँ। तो यहाँ एक महानुभाव आए, उन्होंने जो अपने संघर्षों की लिस्ट रखी, तो मेरे मन में आया कि अब मुझे भी कुछ कहने की आवश्यकता यहाँ है। सौभाग्य है कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ये बात रख पा रही हूँ। तो अफसोस इस चीज़ का होता है कि भंते जी ने भी कहा कि अगर हम अपने मूल निवासी समाज को, मूल निवासी हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें जातिवाद की बात तो करनी ही नहीं होगी, तभी हम आगे ले जा सकते हैं। ये सच्चाई किसी से छिपी हुई नहीं है कि जो हर अन्याय की जो जड़ है, हमारे प्रति जो अन्याय हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसका पारदर्शी दुश्मन तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अपारदर्शिता में हम जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, उसी को हमें मिटाना होगा। डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर ये एहसास नहीं होने देना होगा कि कोई तबका किसी को अपने से ऊंचा या नीचा समझ रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है। मैंने अभी कहा कि मैं भले ही संतोष वाल्मीकि हूँ, लेकिन आप सबकी बहन हूँ। मैंने बचपन से लेकर अब तक जो संघर्ष किया है, और मैंने जो कुर्सी हासिल की, वो संघर्ष भी मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर के दम पर किया, और कुर्सी भी मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के बलबूते पर ही हासिल की। जो मैं आज एक टीचर हूँ, भले ही मैं एक सहायक अध्यापिका बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं एक सम्मानीय जॉब जो कर रही हूँ वो मेरी योग्यता नहीं बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। इसके साथ ही छोटी सी एक घटना बताऊंगी कि जब मैं जानती नहीं थी, बस बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा ही जानती थी, तो मैंने एक प्रोग्राम में जय भीम जय भारत बोल दिया था। तो उसी वक्त
मुझे एक आर्य समाजी विद्यालय जो हमारे क्षेत्र का माना चुना विद्यालय है, उसमें प्रिंसिपल साहब ने मुझे तलब कर लिया था। लेकिन आज मैं ऐसे सदन में खड़ी हुई हूँ कि चाहे कितनी भी बार इस नारे को बोलूँ, कोई दबाने वाला माई का लाल नहीं है। तो अपनेपन का यही एहसास होता है कि अपने और परायों में क्या फ़र्क होता है। मुझे उन्होंने आर्य समाज में बोलने का मौका दिया क्योंकि बाबा साहब की बदौलत मैं कॉलेज टॉपर भी रही हूँ। ये बात श्रीमान सतीश दिवाकर सर को अच्छी तरह पता है। तो जो बाम सेब के अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो वहाँ पर आर्य समाज के प्रोग्राम में मेरा परिचय यही दिया गया था कि देखिए, हम इस बहन को बराबर की इज्जत दे रहे हैं और जब कि आप जानते हैं इस बहन के तबके को बराबरी में नहीं बैठाया जाता, हमें चाहिए कि हम उन्हें गले लगाएं। ये वही बात हुई थी जैसे किसी गरीब लड़की की शादी बिना दहेज के हो जाती है, उसकी सास कहते हैं गरीब लड़की है, ब्याह लाए, योग्य तो है ही, लेकिन उस लड़की के दिल को कितनी ठेस पहुंचती होगी कि उसको गरीबी का आईना दिखाया जा रहा है। ये गलत बात है। मैंने उसी वक्त से उस प्रोग्राम में जाना छोड़ दिया था या प्रतिज्ञा की थी कि मुझे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार चाहे ये प्रोग्राम हो या कोई प्रोग्राम हो, आप ये जानते हैं, चाहे कोई कम्युनिटी हो, SC ST OBC के अंतर्गत हर एक इंसान आगे बढ़ रहा है। बहन जी ने जो जॉब निकाली थी सफाई कर्मचारी की, उसमें हर जाति को अवसर दिया। लेकिन एक भाई जो बोल रहे थे, मैंने उनका बुरा नहीं माना, लेकिन एक निवेदन पूर्वक सुझाव देना चाहूँगी कि अगर सफाई कर्मचारियों का काम सिर्फ वाल्मीकि भाई नहीं कर रहे, सभी कर रहे हैं, सिर्फ उनसे जाकर जय मूल निवासी बोलना और ये जताना कि उनसे भी बोलें तो वो कोई अलग नहीं है, वो आपके ही है, ये एहसास कभी न दिलाया जाए कि वो इस काम में लगे हुए हैं। सब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ाइए। डोर टू डोर हम भी काम कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने का, और हर तबके का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हमें बस ये चाहिए कि आपसी मतभेदों को मिटाकर, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो EVM का मुद्दा हो, चाहे वो किसी चीज़ का मुद्दा हो, उसमें हमें आगे बढ़ना है। और जहां अपने ही लोग दूसरों को दबा रहे हैं, उस मामले को डील करने के लिए हमारे जागरूक भाई बहन आगे आएँ, ताकि हम सब एक होकर अपनी सत्ता को भारत में स्थापित कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। बातें तो बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मती संतोष वाल्मीकि जी। वक्ताओं की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं माननीय मोहम्मद इरशाद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष वामसेप उत्तर प्रदेश। समय और विषय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय मूल निवासी साथियों, इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब, सम्मानित मंच और प्रदेश के कोने कोने से आए डेलीगेट साथियों, सब्जेक्ट रखा गया है चलो गांव की ओर। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारा नेतृत्व है उसका काम पूरा हो चुका है। ये बात मैं 5 साल से कह रहा हूं, और बाकी जो काम बचा है वो हम लोगों का है। नेतृत्व का काम पूरा हो चुका, अब हमें काम करना है, हमें गांव की तरफ चलना है, क्योंकि हम इस देश में जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। जन आंदोलन हम क्यों खड़ा करना चाहते हैं? जन आंदोलन हम इसलिए खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि हम इस देश में मसावात कायम करना चाहते हैं। उस वक्त तक, जब तक इस देश में मसावात कायम नहीं होगी, उस वक्त तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।
साथियों, इसके लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, गांव-गांव जाने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि इस देश में हमारे कार्यकर्ता 6 लाख गांव तक, 6.5 लाख गांव तक जाकर वहां लोगों को इस आंदोलन को समझाने का काम करें। समझाने का काम आप लोग, चूंकि सारे लोग कैडर हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, मुसलमानों को समझाने का काम मुश्किल है। अगर आप उधर जा रहे हैं मुसलमानों में, तो उन्हें यह बताने की जरूरत है कि मुसलमानों ने इस मुल्क में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को सपोर्ट किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सपोर्ट किया। उसका रिजल्ट है, उसका क्या है? उसका रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है उसका? ये जो अपना दस्तूर है, इसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए 67 आर्टिकल लिखे गए। यदि हमारे महापुरुषों का ये आंदोलन ना होता तो शायद मैं समझता हूं कि हमें ये सफ़ेद कमीज पहनने का अधिकार न मिला होता। तो साथियों, ये बात समझाने की उन्हें ज़रूरत है। उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। कांग्रेस को सपोर्ट करने की वजह से इस देश में ये हालत पैदा हुए हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें उन्हें बताने की ज़रूरत है, और आप लोग पूरे तन मन धन से अपने काम को करेंगे, क्योंकि नेतृत्व का काम पूरा हो चुका है। अब बारी हमारी है, हम पूरा तन मन और धन लगा देंगे और इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाकर सांस लेंगे। क्योंकि मसावत अगर कायम होगी तो इंसाफ कायम होगा, और अगर इंसाफ कायम होगा तो अमन कायम हो जाएगा, और अगर अमन कायम होगा तो ये देश खुशहाल हो जाएगा, और अगर ये देश खुशहाल होगा तो फिर जो हम बात सुनते आ रहे हैं कि ये देश भारत जो है सोने की चिड़िया थी, ये फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आंदोलन चलाने के लिए बुद्धि, समय, हुनर, श्रम, पैसे की ज़रूरत है। ये आर्थिक युग है, जो काम पैसे से होगा वो पैसे से होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। यदि आपके मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया हो और आप मोबाइल के सामने हाथ जोड़ के कहिए कि मोबाइल माता बात कराइए, तो बात नहीं होगी, रिचार्ज कराना पड़ेगा। इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा आंदोलन लोगों के साथ सहयोग से चल रहा है। तो मुरादाबाद के साथियों से शाम को वार्ता हुई, साथियों ने कहा कि हम लोग माला से नहीं स्वागत करेंगे, क्योंकि आंदोलन में निधि की ज़रूरत होती, पैसे की, तो हम पैसे की माला साहब पहना के स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं मुरादाबाद की अपनी टीम से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आप आएँ और साहब का स्वागत पैसे की माला पहना कर करें। आप लोग साथियों, हमारी मुरादाबाद की टीम ने इस अधिवेशन को सफल करने के लिए दिन रात प्रयास किया। तो हम सभी साथियों को, मुरादाबाद की यूनिट की तरफ से एक सीख लेना चाहिए कि आंदोलन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साधन संसाधन संगठन को देना है, ताकि हमारा जो निर्धारित ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा किया जा सके। धन्यवाद। साथियों, वक्तागणों से अनुरोध है कि विषय का और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। वक्ताओं की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं माननीय अमृत सिंह जी, राष्ट्रीय प्रभारी विकलांग मोर्चा नई दिल्ली। आप आएँ, समय और विषय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। माननीय अमृत सिंह जी।
39वां बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का ये राज्य अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर बामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी आंदोलन के जिम्मेदार सम्मानित साथियों का इस अधिवेशन में आने पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए, साथियों, ये जो लड़ाई आज देश में चल रही है, ये राष्ट्रपिता ज्योतिबराव फूले बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा चलाया हुआ वो आंदोलन है जो साथियों आज बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर बामन मेश्राम साहब के द्वारा इस देश के अंदर बचाया गया और इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को जिंदा रखा गया। इस बात को आप लोग यहाँ से देखेंगे कि 18 मार्च 1956 को जब आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर बाद संघर्ष मैं ये जो कारवा यहाँ तक लेकर आया हूँ, मुझे आज दूर दूर तक कोई भी ऐसा नेतृत्व करने वाला नहीं दिखाई देता कि मेरे ना होने के बाद इस आंदोलन को वो आगे ले जा सकेगा। सम्मानित साथियों, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को तो नहीं देखा था, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, देखा है, आज मैं ये पूरे ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज भारत के अंदर एकमात्र बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर बामन मेश्राम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर का वो कहा हुआ आगरा के मैदान में वचन पूरा कर दिखाया है, और आज ये आंदोलन जो है जिंदा भी है और देश के मूल निवासी बहुजन समाज को बचाने का भी काम किया है। आज भारत में कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो आरएसएस, बीजेपी की षड्यंत्रकारी जो शासन करने वाली राजनीतिक लोग हैं या षड्यंत्रकारी लोग हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम साहब नहीं कर रहे हैं। साथियों, इसलिए आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि चलो गांव की ओर जो सब्जेक्ट लगा है और संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को अपने कर्तव्यों को गंभीरतापूर्वक समझना होगा। ये बात सही है कि ये जो शासक वर्ग विदेशी ब्राह्मण है भारत के अंदर, इसके अंदर जब आप इसका रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो ये धार्मिक कभी नहीं होता है, और धार्मिक छोड़ करके बाकी सब कुछ होता है। नंबर 1 पे ये षड्यंत्रकारी, पाखंडी, बेईमान, धूर्त, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी, लेकिन नहीं मिलेगा तो धार्मिक नहीं मिलेगा। तो आज इसने इसका क्या कर रखा है, देश में धर्म में मूल निवासी बहुजन समाज को ढकेल करके और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके देश के मूल निवासी बहुजन समाज को इसने जो है गुमराह कर रखा है। इस बात की जागृति सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में आज बामसेफ के सहयोगी संगठनों के माध्यम से हम सभी को मिल रही है। अगर हमें ज़रूरत है तो आज देश में जो 6000 जातियों के टुकड़े बटे हुए हैं, इन्हें आपस में संगठित होकर के और देश के 6 लाख गांव तक इस संगठन के नेटवर्क को बनाकर जोड़कर ही आज ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर पर टिकी जो समाज व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर समाज व्यवस्था में परिवर्तन किए बगैर इस देश में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। इसी विचार के साथ, समय कम है, मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अमृत सिंह जी, राष्ट्रीय प्रभारी विकलांग मोर्चा नई दिल्ली। वक्ता गण से अनुरोध है कि विषय और समय का विशेष ध्यान रखेंगे। तो वक्ताओं की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं इंजीनियर नथु सिंह माहौर जी, प्रदेश प्रधान महासचिव बामसेफ उत्तर प्रदेश। आप आएँ और विषय पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के
39वां जो राज्य अधिवेशन आज मुरादाबाद में हो रहा है, इस राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित साथीगण और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम इस देश की शासन करती जमात हैं। 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ और 1952 से लेकर के अब 2024 में अभी तक 18 लोकसभाओं के चुनाव हुए हैं। इन 18 लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक लोकसभा में अगर हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रत्येक लोकसभा में चुन करके हम भेजते हैं और ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। अगर हम इसको 18 और 131 को मल्टीप्लाई करें तो 2358 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने अभी तक लोकसभा में चुन करके भेजे हैं। इसके बावजूद भी हमारा समाज शासक वर्ग में तब्दील नहीं हुआ, तो हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। आखिर हम शासक वर्ग में क्यों नहीं तब्दील हुए, जबकि संविधान हमारे फेवर में है। संविधान दुश्मनों के फेवर में नहीं है, दुश्मनों के फेवर में मनुस्मृति है और संविधान मनुस्मृति का एंटीडोट है और संविधान हमारे फेवर में है। उसके बावजूद भी हम शासक वर्ग नहीं बने, तो इसकी हमें समीक्षा करनी चाहिए। तो साथियों, यहां जो विषय लगाया गया है चलो गांव की ओर, और वामसेप लगातार जन आंदोलन की बात करता है, तो ये समीक्षा है हमारी कि राजनीति से अगर हम शासक वर्ग में तब्दील नहीं हो पाए तो जन आंदोलन ही हमारे सामने एक विकल्प है कि हम इस देश में शासक वर्ग बन सकते हैं, शासक बन सकते हैं। और आज अगर हम शासक की बात करें तो हमारे और शासक बनने के बीच में अगर कोई रोड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। जिन 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने संसद में चुन करके भेजा है, हो सकता है उनमें से संसद में बात रखें, ईवीएम का विरोध करें, लेकिन क्या वो धरातल पे आपके साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? क्या वो ईवीएम को लेकर के धरातल पे कुछ करने को तैयार हैं? तो साथियों, ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देते। और हमारे शासक बनने में ईवीएम अगर रोड़ा है तो ईवीएम बिना जन आंदोलन के फटने वाली नहीं है। और जन आंदोलन के लिए हमें जन की जरूरत है, और जन हमारा गांव में रहता है। साथियों, अगर हम प्लानिंग बना करके गांव में जाते हैं, मीटिंगें करते हैं, तो गांव का आदमी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, शहर का आदमी सवाल जवाब करता है। वो सिर्फ कहता है कि करना क्या है। जिस समाज से, जिस पीड़ा से हमारा समाज गुजर रहा है, गांव का आदमी डेली उस पीड़ा को झेलता है। साथियों, हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। इस आज़ादी के आंदोलन को पूरा करने के लिए जन आंदोलन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसको जन आंदोलन को पूरा करने के लिए हमें गांव में कमेटियां बनानी होंगी, गांव स्तर पर जाकर के मीटिंगें लगानी होंगी, और वहीं से हमारा जन आंदोलन सफल होगा। ऐसा आप करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद, आभार सभी के लिए। जय भीम, जय मुलवासी। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर नथु सिंह महौर जी, प्रदेश प्रधान महासचिव वामसेप उत्तर प्रदेश। वक्ताओं की अगली कड़ी में
हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर आर इंडियन सर, प्रदेश अध्यक्ष वामसेफ उत्तर प्रदेश। आप आएँ और विषय पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय माननीय वामन मेश्राम साहब और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए हमारे डेलीगेट्स, साथियों, ये कार्यकर्ताओं का विशेषकर सत्र है। इसमें विषय रखा गया है चलो गांव की ओर के अभियान का 100% अमल करना राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को निर्माण करने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त है। आपसूट संगठनों का निर्माण एवं विस्तार कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से ही संभव है। संगठन के उद्देश्य को पूरा करने हेतु कार्यकर्ताओं को अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर होना आवश्यक है। एक विषय है समर्पित कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष का समर्थक एवं अनुपालक नहीं होता, बल्कि संगठन के उद्देश्य एवं विचारधारा अनुशासन का अनुपालक होता है। साथियों, जो परिवर्तन हम लोग इस देश में करना चाहते हैं वह परिवर्तन सांगठित शक्ति से संभव है। अब ये संगठन की शक्ति होगी तो वो परिवर्तन संभव है। तो ये संगठन की शक्ति बनेगी कैसे? क्योंकि साथियों, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान हो सकता है, बलवान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन व्यक्ति की लिमिट होती है। अगर हम बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो बड़ा परिवर्तन बड़े संगठन शक्ति से संभव है। उदाहरण के लिए, बंदूक के गोली में पावर बहुत होता है। आप गोली हाथ में लीजिए और किसी को हाथ से मार दीजिए, क्या कोई प्रभाव पड़ता है क्या? लेकिन गोली वही हो और बंदूक में लगा के मारा जाए तो उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार ये संगठन है। तो ये संगठन बनेगा कैसे? तो साथियों, जब हमारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तब ये संगठन बनेगा, तब ये शक्ति निर्माण होगी। अब हमारे लोग क्यों जुड़ेंगे? हमारे लोग तब जुड़ेंगे जब हमारी विचारधारा आइडियोलॉजी समाज में जाएगी। आज के डेट में क्या है, कहने के लिए हम 90% हैं, लेकिन वो हमारे होते हुए भी हमारे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये जो ब्रेन है, ब्रेन में जो विचार है, ये विचार हमारे लोगों का नहीं है, ये विचार दुश्मनों का है। वो सिलेबस के माध्यम से रीति रिवाज, त्योहार, परंपरा या जो कुछ टीवी सीरियल फिल्में जितनी चल रही हैं, वास्तव में वो हमारे लोगों के विचारों को अपनी व्यवस्था के प्रति मोड़ते हैं। इसलिए लोग हमारे हैं, लोगों का विचार हमारा नहीं है, हमारे होते हुए भी वो हमारे नहीं हैं। वो कब हमारे होंगे? एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, समझ में आता है। ये मोबाइल मेरी है, लेकिन सिम कार्ड अगर आपका इसमें लग जाए तो नेटवर्क किसका पकड़ेगा? जिसका सिम कार्ड है। तो वास्तव में लोग हमारे हैं, लेकिन सिम कार्ड रूपी जो विचार है वो हमारा नहीं है। अब प्रश्न ये है, वो विचार कौन ले जाएगा? ये साहू अंबेडकर फुले की जो विचारधारा है, जिसको लेकर वामसेफ चल रहा है, उनके अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए जो वामसेफ काम कर रहा है, तो आखिर ये विचारधारा कौन ले जाएगा? और जब तक ये विचारधारा लोगों के बीच में नहीं जाएगी तब तक लोग हमसे जुड़ने वाले नहीं है, तब तक ये परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ये कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा, ये कार्यकर्ताओं को लेके जाना होगा। तो कौन सा कार्यकर्ता लेकर जाएगा? जो कार्यकर्ता उद्देश्य के प्रति गंभीर होगा, समर्पित होगा, त्यागी होगा, विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने का आदी हो जाएगा, वो कार्यकर्ता ले जाएगा। तो अगर कार्यकर्ता जिन्हें ये विचारधारा ले जाने की जिम्मेदारी संगठन ने लगाया और वो गांवों में नहीं जाता, लोगों के बीच में नहीं जाता, अपने क्षेत्र में नहीं जाता, संगठित शक्ति ही नहीं बनेगी। हमारे लोग ही हमारा साथ नहीं देंगे। जब हमारे लोग साथ नहीं देंगे तो ये जो बुद्धि, समय, श्रम, हुनर कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? समाज ही देगा। समाज कब देगा? जब समाज आपसे जुड़ेगा,
जब विचार हम ले जाएंगे, इसका मतलब इस आंदोलन की सफलता हम ही कार्यकर्ताओं पे निर्भर करती है। नहीं तो हम क्या करते हैं, संगठन की समीक्षा करते हैं। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ता हमसे संगठन की तो समीक्षा करते हैं, क्या हुआ, लेकिन अपने कार्यों की समीक्षा नहीं करते। तो संगठन ने कार्यकर्ताओं के कार्यों के आधार पर ना डिसीजन बनाया है, उनके आधार पर ना अपना डेस्टिनेशन निर्धारित किया है। तो साथियों, ये बात हम लोगों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और कार्यकर्ताओं को फील्ड में कार्य करते समय एक बात जरूर ध्यान में रखना होगा, ये कोऑर्डिनेशन कब समझ में आएगा, कोऑपरेशन का महत्व कब समझ में आएगा। एक बात प्रत्येक कार्यकर्ता को दिमाग में लेकर फील्ड में जाना है, यह काम मैं अकेला नहीं कर सकता, यह काम मैं अकेला नहीं कर सकता। अगर इतनी सी बात आपके दिलो दिमाग में रहेगी तो आपका व्यवहार जोड़ने वाला होगा, आपका व्यवहार संगठन के समर्थन में होगा। और नहीं तो आपको लगेगा चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, मेरा कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, आपका ईगो तो पूरा हो सकता, लेकिन संगठन का ऑब्जेक्टिव पूरा होने वाला नहीं है। प्रत्येक मूल निवासी भाई, हमारा कोई भी भाई वैचारिक रूप से हमारा विरोधी हो सकता है, विरोधी अपना सगा भाई होता है, विरोधी और दुश्मन में अंतर होता है। विरोधी जब समझ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा, दुश्मन हमारा डिसाइडेड है, उसको नहीं जोड़ना है। लेकिन विरोधियों के साथ हमें व्यवहार करते रहना, उनको भी समझाते रहना है। बामसेफ में जुड़ने से पहले हम में से भी बहुत बड़े लोग विरोधी रहे हैं। बामसेफ में जुड़ने से पहले मुझे भी जब किसी ने बनारस में कहा जय मूल निवासी, में पढ़ाई कर रहा था, मैंने बहुत डांटा, जय भीम छोड़ रहे हो और समाज को तोड़ रहे हो। लेकिन जब 1 साल बाद मुझे बामसेफ का कैडर समझ में आया तो मुझे लगा मैं 1 साल पीछे हो गया। तो कहने का मतलब समझ में आया तो हम लग गए। वैसे हमारा भाई भी वो नहीं जानता, वो अज्ञान में है, उसको गलत गलत जानकारी। और विशेषकर जब आप फील्ड में जाएंगे तो बामसेफ की आलोचना लोग करेंगे, लेकिन बामसेफ से ही आशा करते हैं। इसका मतलब ये है समाज बामसेफ से ही रिजल्ट चाहता है और देख रहा है कि बामसेफ से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो मुद्दे बामसेफ ने उठाया वो राष्ट्रीय मुद्दे आज के देश में बने हुए हैं, चाहे जो भी वो मजबूर है बोलने के लिए वो मुद्दे, क्योंकि अगर वो मुद्दा नहीं बोलेगा तो समाज से कट जाएगा और बोलेगा तो समाज का फायदा होता है। तो साथियों, ये इतनी बड़ी शक्ति बन गई। अंतिम बात कहते हुए, कार्यकर्ता को किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से समर्पित होंगे, व्यक्ति से जुड़े होंगे, अगर वो व्यक्ति चलिए कल को निकल गया, वो काम करना बंद कर दिया, आप भी बंद कर दोगे। आप उद्देश्य से जुड़े थे ना, संगठन से जुड़े थे ना, उद्देश्य संगठन आज भी उसी दिशा में उसी गति में काम कर रहा है। तो व्यक्ति को छोड़ दीजिए, उद्देश्य विचारधारा को पकड़ के काम करिए। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आर इंडियन सर, प्रदेश अध्यक्ष बामसेफ उत्तर प्रदेश। वक्ताओं की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं एडवोकेट अशोक वर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश। आप आए, विषय और समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। धन्यवाद। आज के 39वां बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राज्य अधिवेशन के तत्वाधान में आज मंच पर अध्यक्षता कर रहे आज की सभा के माननीय मूल निवासी नायक वावन मेश्राम साहब, चौधरी विकास पटेल साहब एवं चांद मोहम्मद जी एवं निरंजन सिंह जी एवं समस्त मंचासीन साथियों एवं उपस्थित माताओं बहनों, साथियों, आज जो आवश्यकता है
विषय के अंतर्गत कि चलो गांव की ओर, गांव में हम जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे तो निश्चित ही संगठन मूल निवासी समाज हमारा 90 से 95% तक हमारा समाज है और उस समाज में हम भाईचारा निर्माण करने के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के भाइयों में बहनों में जा कर के संगठन समझाएंगे और संगठन समझाने के लिए हम लोग भी भारत मुक्ति मोर्चा की पूरी टीम पूरे उत्तर प्रदेश में कमेटी लगातार बनाई जा रही है और इसको गांव-गांव तक कमेटी बनाने के लिए हम लोग दिसंबर तक हर हाल में पूरा करेंगे। साथियों, जब हम गांव में जाएंगे तो हमारा संगठन शक्ति का निर्माण होगा और संगठन शक्ति का निर्माण से हम अपनी समस्या का अंत कर सकते, जैसे कहते हैं राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें 403 विधानसभाएं हैं। साथियों, ये उत्तर प्रदेश भारत का कम से कम 1/6 भाग है। ये अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग मिल कर के इस काम को तेज़ी से करते हैं और संगठन और समन्वय में अनुशासन में रहते हुए तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और हम बाकी समय माननीय मेश्राम साहब और अपने अन्य साथियों को देते हैं। जय मूल निवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट अशोक वर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश। वक्ताओं की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं माननीय महावीर रजक जी, प्रदेश महासचिव समीक्षा बामसेफ उत्तर प्रदेश। आप आए, समय और विषय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले इस पूरी दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले साहब, भारतीय समाज की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज तथा इस शोषित पीड़ित कमेरा बेसहारा सर्वहारा मजलूम समाज को हक अधिकार दिलाने वाले, नारी को सम्मान देने वाले बोधिसत्व भारत रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत की राजनीति में एक राजनीतिक और सामाजिक चेतना पैदा करने वाले बहुजनों के नायक, बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की पावन धरती पर आयोजित बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 39वें राज्य अधिवेशन में आए हुए समस्त भाइयों का, बहनों का, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत, वंदन, वेलकम, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि दूसरे सत्र का जो विषय है चलो गांव की ओर, इस अभियान पर 100% अमल करना राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को निर्माण करने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त है। साथियों, यह कार्यक्रम जो है कार्यकर्ताओं का है। जैसा कि फील्ड में हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं कि बामसेफ इतने दिनों से काम कर रहा है, आखिर क्या हुआ? तो हम लोग जवाब भी उसका देते हैं कि बामसेफ अगर इतने दिनों से काम कर रहा है और बामसेफ का जो लक्ष्य है वो व्यवस्था परिवर्तन है, क्या व्यवस्था परिवर्तन की पूर्व शर्त को आपने समझा, पूर्व शर्त को आपने जाना? साथियों, बामसेफ का जो लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन, उसकी पूर्व शर्त है कि हमको भारत के 6.5 लाख गांव तक जाना होगा और जाना होगा 6,743 जाति के टुकड़ों में दुश्मनों के द्वारा जो हमको बांटा गया है। अगर हम कार्यकर्ता लोग ईमानदारी से भारत के 6.5 लाख गांव तक जाते हैं और 6,000 जाति के लोगों को बामसेफ की आइडियोलॉजी से, बामसेफ की विचारधारा से उनको जोड़ने का और समझाने का प्रयास करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो आपको टारगेट दिया है टाइम बाउंड कार्यक्रम का, हम उस टाइम बाउंड कार्यक्रम के अंदर इस देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं। दूसरी बात साथियों
कि संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं के अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर होना आवश्यक है। साथियों, ये 100% सत्य है। अगर ये वामसेप का 39वां राज्य अधिवेशन आज मुरादाबाद की धरती पर हो रहा है तो हम कार्यकर्ता लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर होना चाहिए कि हम वामसेप की आइडियोलॉजी को आज से जाकर के जो भी काम हमने छोड़ रखा है या इनके किसी भी कारण वो पीछे रह गया है तो हम जा करके पूरी ईमानदारी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश निर्देश है कि वामसेप को भारत के 6.5 लाख गांव तक पहुंचाना है, तो अकेले ये काम नहीं कर सकते हैं साथियों, ये काम सारे लोगों का है। तो हम सारे लोग मिल करके यहाँ से अगर जा करके इस आइडियोलॉजी को लेकर के अपने गांव नात रिश्तेदारियों में जाते हैं और लोगों को वामसेप के नेटवर्क से जोड़ते हैं, तो हम 2030 नहीं, हम 2027 में 2028 में इस देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं, इस समाज को देश का हुक्मरान बना सकते हैं। तो साथियों, इस मंच पर मुझे मौका दिया गया, आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महावीर रजक जी, प्रदेश महासचिव समीक्षा वामसेप उत्तर प्रदेश। साथियों, वक्ताओं की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं माननीय नरेंद्र सुमन जी फिरोजाबाद से। आप आए, समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। यहाँ इस अधिवेशन में आए सभी मूल निवासी साथियों को मैं सभी को जय मूल निवासी। साथियों, मैं अभी एक दिन अपने वामसेप के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ पश्चिमांचल दौरे पर रहा, तो मुझे लगा कि मुझे भी समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद अभी 12 तारीख को आदरणीय वैष्णव साहब से आशीर्वाद लेने का मौका मिला। उसके बाद मैं यहाँ पर इस अधिवेशन में आया हूँ। तो जब से मैं शुरू में साहब के YouTube पर विचारों को सुनता रहता था, मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए काम करना चाहिए। तो मैं जब से ही गांव-गांव जा कर के अपने मूल निवासी साथियों को समझाता हूं कि हम सब लोग मूल निवासी हैं, हम सब लोगों को एकजुट होना है, एकजुट होकर के संघर्ष करना है। अब संघर्ष का समय आ गया है। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, हमारे अधिकार छीनते रहेंगे, हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र सुमन जी। समय का ध्यान रखते हुए अनुशासन में आपने बात रखी। वक्ताओं की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं माननीय सुधांशु मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश। आप आए, समय का और विषय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। माननीय सुधांशु मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मिश्राम साहब और सामने बैठे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग। सम्मानित साथियों, आज जो ये वामसेप का 39वां राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हो रहा है, इससे बात हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि 38 राज्य अधिवेशन इसके पहले अलग अलग जिलों में हो चुका है। इसका दूसरा मतलब ये निकल रहा है साथियों, वामसेप आज इतनी ताकत हो गया है कि वह किसी भी जिले में, भारत राज्य के किसी भी जिले में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करने के ताकत में वामसेप निर्माण हो गया है। और आप लोगों ने पूर्व में देखा कि जिस तरीके से हर एक राज्य में एक ही दिन में 2-2 आंदोलन हो रहे हैं। अगर वाराणसी में देखें तो वाराणसी में काशी मथुरा की आंदोलन हुआ, वही महाराष्ट्र में भी बुद्ध बचाओ, उसके बौद्ध विरासत बचाओ आंदोलन हुआ। यानी इस बात से निकल रहा है कि जो हम काम इस समय ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए इस देश में कर रहे हैं, आज वह वामसेप देश के जनता के लोगों के मन में और उनके जहन में डाल दिया है कि अगर ब्राह्मणवाद को कोई खत्म कर सकता है, इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था कोई खत्म कर सकता है, तो वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा है। साथियों, जिस तरीके से हम वामन मिश्राम साहब की बातों को सुन रहे हैं,
और हम ही सिर्फ नहीं सुन रहे हैं, अगर हम गांव में देखें तो आज गांव के हर एक लोग, हर एक जनता वामन मेश्राम साहब की बात को सुनते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े राजनेता हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें, हम समाजवादी पार्टी की बात करें, हम संसद में बैठे हर एक सांसद की बात करें, तो वो वामन मेश्राम साहब की सुनी हुई बातों को सदन में बोलते हैं। अगर आप ईवीएम का मुद्दा देखिए तो जो अभी पिछले सदन में अखिलेश यादव जी ने ईवीएम का मुद्दा बोला, वो किसकी बात थी? वामन मेश्राम साहब की बात थी। मेश्राम साहब कहते थे कि हमें ईवीएम पे 1% भरोसा नहीं है, यही बात अखिलेश यादव जी ने बोला। तो साथियों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिसके नेतृत्व में यह समाज आज़ाद होने वाला है, आदरणीय वामन मेश्राम साहब की बातों को आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, पूरी भारत के नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम वामन मेश्राम साहब के ही नेतृत्व में यह देश आज़ाद होने वाला है। सिर्फ हमको एक काम करना है, वामन मेश्राम साहब की बात को पूरे गांव में बूथ लेवल तक इसको पहुंचाना है। जिस तरीके से वामन मेश्राम साहब कह रहे हैं कि गांव लेवल का, बूथ लेवल का आप लोग उसकी कमेटियां बनाइए, आप लोग उसके कार्यकारिणी बनाइए। जब हमारी कमेटियां निर्माण हो जाएगी तो 6 लाख गांव में हम जो आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, हम जो बात आज यहाँ कर रहे हैं, वो बात हम एक बार कहेंगे, मेश्राम साहब एक बार कहेंगे, पूरे दुनिया के या पूरे देश के लोग जान जाएंगे, तो क्रांति ऐसे ही हो जाएगी। तो साथियों, इसके लिए हम आज यह काम कर रहे हैं। और हम लोग वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, इसके तमाम आपसे संगठन है, जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, छात्र, नौजवान, युवा बेरोजगार का संगठन है, इसके साथ हम लोग जुड़े हैं और हमको जुड़ के काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मैं विद्यार्थियों के लिए ही बोलूँगा। साथियों, जिस आंदोलन को लिए आज हम लोग चला रहे हैं, बहुत सारे साथी हमको कहते हैं कि इस आंदोलन में 10 साल 20 साल देने की ज़रूरत है। हम साथियों, हम ये नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, इस आंदोलन में अगर हम मेश्राम साहब की साथ देते हैं, पूरे ईमानदारी से, निष्ठा से अगर हम साथ देते हैं, तो हम आने वाले 7 साल के 8 साल 2030 में ही हम लोग इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म कर पाएंगे और हम भरी जमाने में इस देश में हम शासन करती जमात बनेंगे। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में जरूर ये 200% होने वाला है। तो आप लोग इसी आशा विश्वास के साथ आप लोग ऐसा करेंगे। मेरी बात को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, बोल 85। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करें। जय मूल निवासी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुधांशु मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश। जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करने के लिए माननीय महेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश प्रधान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बीएमपी उत्तर प्रदेश, 5000 रुपये। माननीय डॉक्टर प्रदीप कुमार पटेल जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इलाहाबाद। माननीय संतराम मंडल अध्यक्ष बीएमपी इलाहाबाद, 500 रुपये। माननीय जगमोहन लाल पटेल इलाहाबाद, 500 रुपये। आप आए और साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। अब साहब को सुन लेंगे। चले, माननीय प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार पटेल, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इलाहाबाद। प्रदीप पटेल जी, अरे इलाहाबाद लिखा है ये सर आपकी। संतराम मंडल अध्यक्ष बीएमपी इलाहाबाद। माननीय जगमोहन लाल पटेल इलाहाबाद, 500 रुपये। हाँ, कौन है? अरे नाम बताइए इधर आके। माननीय राजेंद्र प्रसाद पटेल जी, कितने चेक दे रहे हैं? ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अरे पैसा बताइए। माननीय राजेंद्र प्रसाद पटेल जी, 25,000 का जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट कर रहे हैं। माननीय राजेंद्र प्रसाद पटेल जी। साथियों, आज के कार्यक्रम के राज्य अधिवेशन के अध्यक्षता करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं जन आंदोलन के प्रवर्तक, मूल निवासी महानायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब,
राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेफ नई दिल्ली, आप आएँ और आज के कार्यक्रम का अध्यक्षीय प्रबोधन करें। धन्यवाद। ये किसका है? ये मोबाइल किसका है? उनका नहीं, सही नहीं, ऐसा सही नहीं। बाद में आप यूट्यूब पर बाद में। हेलो साथियों, वामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का उत्तर प्रदेश राज्य का अधिवेशन 39वां अधिवेशन आज हो रहा है और इस अधिवेशन का मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। साथियों, वामसेफ एक पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन है, एक मौलिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाने के पीछे बहुत अहम विचार रहा है, कारण रहा है। इसे जानना और समझना जरूरी है। वामसेफ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों का संगठन है। जब हम SC, ST, OBC माइनॉरिटी का सामान्य लोगों का विचार करते हैं, तब वामसेफ बनाने वाले काशीराम जी ने इसके बारे में ये सोचा कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर और समय और श्रम, इन 5 साधनों की ज़रूरत होती है। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम। तो जब ये सोचा गया कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए इन साधनों की ज़रूरत होती है, तब इसके निर्माताओं ने सोचा कि ये तो हमारे समाज में उपलब्ध नहीं है, ये तो आम लोगों में उपलब्ध नहीं है। ये साधन जो हमारा समाज, जो साधारण लोग हैं, उनके बीच में तो ये अवेलेबल नहीं है, हो नहीं सकता ये साधन उनके अंदर। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये विचार किया गया, ये सोचा गया और सोचकर इसकी योजना बनाई गई कि ये साधन कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। ये साधन कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं, इसका अध्ययन करने के आधार पर काशीराम जी ने ये सोचा कि 1848 से लेकर 1956 तक ये जो लंबे देर तक हमारे समाज का आंदोलन चला, इस आंदोलन की बदौलत समाज को तैयार करने का काम किया गया और इस आंदोलन के बदौलत 2 प्रमुख अधिकार हासिल करने में हमारे पुरखों के द्वारा सफलता हासिल की गई। वो 2 प्रमुख हथियार क्या थे, अधिकार क्या थे? एक तो शिक्षा का अधिकार हासिल करने में हम लोग कामयाब हुए। हमारे
पुरखों ने कामयाबी हासिल की। और दूसरा रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन पढ़े लिखे लोगों को रिजर्वेशन, तो एक तो एजुकेशन हुआ और एक जो है रिजर्वेशन हुआ। तो रिजर्वेशन की वजह से क्या हुआ, रिजर्वेशन की वजह से निश्चित आय, निश्चित इनकम रखने वाला वर्ग समाज में तैयार हुआ, जिसको हर महीने रेगुलर सैलरी मिलती है। ऐसा वर्ग समाज में तैयार हो गया और इसकी वजह से काशीराम जी को ये जजमेंट बनाने में सफलता मिली कि यही वो वर्ग है जिसके माध्यम से हम बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम जो आंदोलन को लगता है वो हम लोग इकट्ठा कर सकते। और इसी वजह से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ये शुरू करने के लिए भी बहुत यूनिक तरीका अपनाया गया। वो यूनिक तरीका क्या था, आमतौर पर हम लोग या हमारे तमाम लोग जो है वो किसी जगह इकट्ठा होकर संगठन बना लेते हैं, मगर काशीराम जी ने इस तरह से इसको करने का काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने संगठन को शुरुआत करने का यानी उसको उन्होंने कंसेप्शन ऑफ बामसेप नाम दिया और इस तरह से उस काम को उन्होंने 6 दिसंबर 73 को शुरू किया और 6 दिसंबर 78 को बर्थ ऑफ बामसेप यानी 6 दिसंबर 78 को 5 साल तक 6 दिसंबर 73 को कंसेप्शन ऑफ बामसेप और 6 दिसंबर 78 को 5 साल तक अंदर ही अंदर तैयारी करते हुए 5 साल के बाद इस कार्यक्रम का बर्थ ऑफ बामसेप, बामसेप का जन्म 5 साल के बाद हुआ। ऐसा यूनिक तरीका अपनाया गया। आमतौर पे क्या होता है, बच्चा जो है माँ के पेट में लोग कहते हैं 9 महीने रहता है, तो 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा तो 9 महीने में पैदा होता है, मगर बामसेप को पैदा करने के लिए 5 साल का समय लिया गया। कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बात की गंभीरता को समझ में आ जाए कि इसको जन्म देने की जो प्रक्रिया का अवलंबन किया गया, ये बहुत गंभीर किस्म का तरीका था। 5 साल तक गर्भ में रखकर इसकी तैयारी की गई और 6 दिसंबर 78 को बामसेप का बर्थ ऑफ बामसेप एक कार्यक्रम मनाकर इसका जन्म घोषित किया गया। अब आमतौर पे संगठन बनाने वाले लोग कैसा करते हैं, 10-5 लोग इकट्ठा होते हैं और संगठन इमीडिएट बन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो वो संगठन जो 10-5 लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें निर्णय करके संगठन बन जाता है, उसकी उम्र 3 साल से ज़्यादा नहीं होती है, वो 3 साल में ख़त्म भी हो जाता है, ज़्यादा देर तक वो टिकता नहीं है। तो बामसेप को विशेष तौर पर बनाने का प्रयास किया गया, विशेष तरीका अपनाया गया और इस तरह से बामसेप जो पढ़े लिखे लोगों का संगठन है उसको बनाया गया, एक मजबूत तरीके से बनाया गया। आज
73 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, तो 27 और 24, तो मुझे लगता है कि ये 51 साल के लगभग समय हो रहा है। 50 तो हो ही गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लंबे देर से बामसेफ संगठन जो है वो समाज में अपनी सेवाएं देने का काम कर रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यहाँ पर राज्य भर से आए हुए जो कार्यकर्ता है उन लोगों को जानकारी के तौर पर इसे ग्रहण करना चाहिए। इससे उनको पता चलेगा कि संगठन बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, संगठन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, असंभव नहीं होता है। इरादा करने वाले लोग जो है संगठन निर्माण करने का कार्य करने में सफल हो जाते हैं। संगठन शक्ति ही दुनिया में बड़े बड़े जो बदलाव होते हैं वो बदलाव कोई इंडिविजुअल नहीं ला सकता। जो बदलाव समाज में होते हैं वो बदलाव कोई इंडिविजुअल नहीं ला सकता, वो बदलाव संगठित शक्ति के आधार पर लाया जाता है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि बामसेफ मुलाजिमों का संगठन है, कर्मचारी लोगों का संगठन है, और कर्मचारी 10 बजे से 6 बजे तक सरकारी ड्यूटी करते हैं, तो उनका बहुत महत्वपूर्ण समय दूसरों की सेवा करने में चला जाता है, और अपने समाज की सेवा करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं बचता। तो इसके बावजूद भी बामसेफ संगठन इन्हीं लोगों के द्वारा, जिनके पास बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 साधन देने लायक जो लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से बामसेफ संगठन बनाया गया। तो ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो पुराने लोग आए हुए हैं और बहुत सारे नए लोग आए हुए हैं, उनको ये बात सीखनी चाहिए कि यहाँ दूसरे संगठनों की तरह कार्य नहीं होता है। उसको बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम देना चाहिए, क्योंकि वो देने लायक हो गया। जो मांगने वाला समाज था, उसको हमारे बुजुर्गों के आंदोलन की बदौलत 1848 से लेकर 1956 तक जो आंदोलन चला, जो मांगने वाला समाज था उसको देने वाले समाज में रूपांतरित करने का कार्य हमारे महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत करने में कामयाब हुए, और उसकी बदौलत पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ, और उन लोगों के द्वारा आज बामसेफ संगठन का निर्माण किया गया। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 36 स्टेट हैं भारत में। भारत में 36 स्टेट हैं। 36 में से 32 राज्यों में हमारा संगठन फैल गया है। टोटल 769 जिलों में, इतने जिले हैं भारत में, 769 जिले हैं, और इसमें से 625 जिलों में हमारे संगठन का जाल फैल गया। बहुत लंबा समय लगा ये संगठन बनाने के लिए। मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की थी, और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिला था। और जब मुझे जॉब मिला तो मेरिट के आधार पर मिलने की वजह से बगैर किसी इंटरव्यू को हम लोगों को जॉब मिला टेलीफोन विभाग में। और जब मैं ज्वाइन हो गया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जिस सेक्शन में मुझे
ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के ट्रेनिंग के लिए भेजा, तो उस सेक्शन का जो सेक्शन सुपरवाइज़र था, उस सुपरवाइज़र ने मुझे सीनियर मोस्ट दूसरा एक अनुसूचित जाति का कर्मचारी था जो उससे 1-2 साल कम सीनियर था, उसके नियंत्रण में ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया कि आप इनके नियंत्रण में 6 महीने का ट्रेनिंग ले लो। तो वो जो सीनियर दूसरे नंबर का सीनियर उस सेक्शन का कर्मचारी था, वो भी अनुसूचित जाति का ही था। तो वो क्या करता था, वो मुझे 6 बजे तक सेंट्रल गवर्नमेंट के टेलीफोन विभाग का ट्रेनिंग देता था और 6 बजे के बाद वो मुझे बामसेफ के मीटिंग में लेके जाता था। 2 ट्रेनिंग मेरा होता था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा बामसेफ का। तो पहले ही दिन से मैं बामसेफ चला गया। जब मैं लॉ फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तो हमारे सीनियर लोगों ने काशीराम जी को हमारे लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया था। तो उसी साल मुझे जॉब मिला, मगर काशीराम जी का आगमन हमारे लॉ कॉलेज में हुआ। होने के बाद वो भाषण करने के लिए हमारे सीनियर लोगों ने उनको बुलाया था। वो भाषण करने के बजाय डस्टर और चौक लेकर ब्लैक बोर्ड में हम लोगों को समझाने लगे। तो हमको लगा अजीब आदमी है, तो भाषण नहीं कर रहा है, ये तो पूरी योजना जो है हमको समझा रहा है। दूसरे नेता आते थे, भाषण करते थे, चले जाते थे। काशीराम जी ने भाषण नहीं किया, उन्होंने डस्टर लिया, चौक लिया और ब्लैक बोर्ड पर अपनी योजना समझाने लगे। तो हमें लगा ये आदमी थोड़ा अजीब जरूर है, मगर अलग किस्म का आदमी है। तो जब हमें जॉब नहीं मिला था, LLB फर्स्ट ईयर में मैं काम कर रहा था, उनके जाने के बाद ही मुझे ये नौकरी मिल गई थी। तो इस तरह से साथियों हम लोग बामसेफ के काम में जुड़ गए। और जब बामसेफ के काम में जुड़ गए तो जिस मेरे सीनियर ने मुझे बामसेफ में लेके गया था, अब मैं उनको भी मार्गदर्शन करता हूँ। ये बात शायद आप लोगों को ताली बजाने वाली ऐसा लगा कि जो सीनियर आदमी था वो मुझे बामसेफ में लेके गया, अब मैं ही उन लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ। तो ये ऐसे तालियां बजाने के लिए मैंने नहीं कहा, एक बात समझाने के लिए मैंने कहा। कौन सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो कार्यकर्ता जिन्हें मुझे लेके गया तो मुझे वो काम बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसमें काम करना शुरू कर दिया। तो मैं डेली 6 बजे के बाद रात के 11 बजे तक वही काम करता था। और 7 साल के बाद फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया, नौकरी का मैंने रिज़ाइन कर दिया और होल टाइमर के तौर पर ये काम करने लगा। और फिर 2000 आते आते, चूँकि मैं इस तरह से काम करता था, तो 2000 आते आते मुझे बामसेफ का मेरे काम करने की वजह से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2000 से अभी 24 चल रहा है, तो 25 साल हो गए, सिल्वर जुबिली चल रहा है मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अभी भी मैं ये काम कर रहा हूँ। तो 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन था। अभी ये संगठन 32 राज्यों में और 625 जिलों में पहुंचाया गया है। इतना बड़ा संगठन है। जब इतना बड़ा संगठन हो गया, देशव्यापी संगठन हो गया, 32 राज्यों में संगठन हो गया, तब हम लोग भारत बंद की बात करते हैं। अगर कोई जिले का संगठन है तो भारत बंद तो नहीं करवा सकता। कोई जिले का संगठन है तो भारत बंद नहीं करवा सकता। मगर आजकल सोशल मीडिया में क्या होता है, सोशल मीडिया घर में ही है ना,
सोशल मीडिया समझते हो क्या? सोशल मीडिया हाथ में ही ऐसे ही रहता है। सोशल मीडिया हाथ में ही रहता है, घर में नहीं रहता, निजी की तरह रहता है। उधर ही वो एक वीडियो बना लेता है और घोषित भारत बंद, अकेला ही है। अभी भी एक भारत बंद ऐसे चल रहा है, अभी भी ऐसा एक 21 तारीख को भारत बंद चल रहा है। मैंने कहा यार ये आदमी कहाँ का है? वो एक गांव का रहने वाला है, उसने वीडियो बनाया, वो भारत बंद का चल रहा है। मैंने कहा कैसे होगा, ये तो हमें पता नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है, जब कोई संगठन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सोशल एक्शन नहीं करता, आंदोलन नहीं करता, तो 2 अप्रैल का किस्सा आपको पता होगा। हमारे 12 लोग असंगठित एक्शन की वजह से मारे गए, याद है? याद है? 2 अप्रैल को इसी तरह से नेतृत्व विहीन अवस्था में असंगठित तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, 12 लोग मारे गए। मुझे लगता है और कुछ मारने का इरादा है। हाँ, अच्छा ये कम बोला मैंने, तो 13 मारे गए, 13 लोग हमारे मारे गए। अब जिन्होंने मारे उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए अब और मारना पड़ेगा। तो वो लोग जो हैं उन्होंने शायद योजना बनाई कि इन लोगों के और लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि जो असंगठित तरीके से कोई कार्रवाई की जाती है तो उनको मालूम तो नहीं होता है कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा तरीका है, कुछ पता तो होता नहीं है। तो इसलिए फिर पुलिस वालों को सब मालूम होता है। अभी मुझे सोशल मीडिया में और आज ही एक खबर मिली, और वो झारखंड के गवर्नमेंट के द्वारा मिली, और उसमें उन्होंने ये ऐलान किया गवर्नमेंट के द्वारा। उससे पता चलता है कि वो लोग शायद हमारे लोगों को मरवाने की योजना पर काम कर रहे हैं। उनको मालूम है, उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि पहली बार भी ऐसे हुआ था। तो हम लोगों को सतर्क रहना होगा, पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को उन्होंने ऐसा किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार को मालूम नहीं रहता है, ऐसा नहीं है, सरकार को मालूम रहता है सारी चीज़ें। तो कुछ लोगों ने वो आंदोलन के साथ हमारा नाम जोड़ने की कोशिश की। हमने ऐसे किसी आंदोलन का समर्थन नहीं किया हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रखो। और आज नहीं तो कल मैं एक बड़ा वीडियो भी बनाने वाला हूँ सारा इसके बारे में, इसीलिए मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ। और ये शायद इसकी वजह से ये जा रहा है, हाँ, ये हमारे लोगों को, जो गधे लोग हैं उन लोगों तक जाएगा ये। और गधे लोगों को थोड़ा सा जागृति होगी तो जाना चाहिए गधे लोगों के पास में, कि उन लोगों को किसी भी तरह से इसी जैसे कुछ भी करते रहने से काम नहीं होने वाला। आंदोलन कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये सारे समाज के लोगों के साथ इस तरह से खेल नहीं खेला जाना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को सतर्क करने के लिए ये बोल रहा हूँ कि 21 तारीख के बंद के बारे में आप सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। 21 तारीख को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आप लोगों को अनाउंस किया गया। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा आदिवासियों के 4 चरणों में कार्यक्रम चल रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की संख्या लगभग नहीं के बराबर है, और 2 जिले जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है वहाँ पर है केवल। बाकी उत्तर प्रदेश में या उत्तरांचल में इस तरह के कोई जिले हैं नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सतर्क करने के लिए ये बात समझा रहा हूँ कि आंदोलन के संबंध में हम लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। मगर आज हम लोगों की आंदोलन की प्राथमिकता है। मैं बामसेफ को दीर्घ समय से, अभी मेरी उम्र 66 साल की है, 18 साल 4 महीने की मेरी उम्र थी तब हमने बामसेफ का
काम शुरू किया था और अभी 66 साल की उम्र है। इसका मतलब है अगर 18 साल माइनस करो 66 साल में से तो 48 साल से ये काम मैं कर रहा हूँ। 48 साल का लंबा समय लगाया और ये 48 साल का लंबा समय ये हम लोग रेल में और गाड़ी में घूमने फिरने का काम नहीं किया। 625 जिलों में संगठन खड़ा किया, 500 जिलों में फिजिकल मीटिंगें करने का काम किया। शायद मुझे नहीं लगता भारत में कोई ऐसा आदमी होगा जिन्होंने 500 जिलों में फिजिकली जाकर मीटिंगें किया हो, क्योंकि स्टेज पर से भारत के तमाम जिले के लोगों को सुनने के लिए बोल सकते हैं, मगर जिलों के अंदर फिजिकली जाकर तैयारी करके मीटिंग करवाना, आप लोगों को तजर्बा होगा अपने जिले के तहसीलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायत और गांव में जाके मीटिंगें करके किस तरह से संगठन बनाने में तकलीफ होती है। तो आप लोगों अंदाजा लगा सकते हैं 500 जिलों में जाकर ये काम मैंने किया। तो बहुत लंबा समय बामसेफ संगठन बनाने के लिए लगाया गया है। अभी हमारी प्राथमिकता संगठन बनाने की नहीं है। संगठन बन चुका है। बामसेफ संगठन एक बहुत बड़े पैमाने पर बन चुका है, बनाया जा चुका है। इसलिए अब बामसेफ संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। बामसेफ संगठन बनाने के लिए 625 जिलों में काम करने वाले अब तमाम कार्यकर्ता है। अब मेरी जरूरत नहीं है। अब हमारे कार्यकर्ता इसको बना सकते हैं और उनको बनाना चाहिए, उसके लिए पहल करना चाहिए। मगर अब हमारी प्राथमिकता बामसेफ संगठन बनाने की नहीं है। एक खास बात बताने के लिए बता रहा हूं। अब हमारी बामसेफ संगठन बनाने की प्राथमिकता नहीं है। मैं एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बात आपको बता रहा हूं। एक रणनीतिक बदलाव हम अपने आंदोलन में लाने जा रहे हैं। हमारे आंदोलन में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी बामसेफ को बामसेफ संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। अब बामसेफ के प्रत्येक कार्यकर्ता को समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है और गांव में रहने वाला है, वहां जाकर आपको संगठन बनाना चाहिए। इसका मतलब है 6.5 लाख गांव है तो 6.5 लाख गांवों में आप लोगों को जाकर संगठन बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 101,13,000 गांव है। सारे देश भर में